सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो सच में हैरान कर देने वाला है। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए जब ये धरती सिर्फ अनाज नहीं बल्कि एक तरह से समृद्धि उगलती थी। दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था का 25% हिस्सा। दुनिया इसे सोने की चिड़िया कहती थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे इतनी बेहिसाब दौलत वाले एक पूरे के पूरे देश को समंदर पार से आए चंद व्यापारियों ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया? ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे एक आज़ाद मुल्क को एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत जंजीरों में जकड़ दिया गया। चलिए गहराई में चलते हैं और इस तुलना पर एक नजर डालते हैं। बाईं तरफ जो तस्वीर है वो उस ताकतवर भारत की है जिसे सिकंदर और सदियों तक मुगल भी पूरी तरह से नहीं झुका पाए थे। बेहिसाब दौलत, कमाल की कारीगरी और ग्लोबल इकोनॉमी में 25% की हिस्सेदारी। अब दाईं तरफ देखिए, ये है ब्रिटिश राज। यहाँ सुनियोजित तरीके से गरीबी और अकाल का एक ऐसा जाल बिछाया गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये महज कोई सत्ता का बदलाव नहीं था, बल्कि एक पूरे उपमहाद्वीप के भाग्य का ऐसा पतन था जिसने उस बेमिसाल समृद्धि को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ लिया। भाग 1, सोने की चिड़िया और धोखा। कैसे एक व्यापारिक कंपनी ने एक पूरे राष्ट्र पर कब्जा कर लिया। इतिहास के इस काले अध्याय की असली शुरुआत किसी आमने सामने की जंग से नहीं बल्कि एक बहुत बड़े धोखे से हुई थी। तारीख थी 23 जून 1757 और जगह प्लासी का मैदान। दस्तावेजों को देखें तो एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला अपनी विशाल सेना के साथ खड़े थे और उनके सामने थी ईस्ट इंडिया कंपनी की मुट्ठी भर फौज। कागजों पर भले ही इसे एक युद्ध कहा जाता है, लेकिन असल में ये कोई सैन्य जीत थी ही नहीं। ये रॉबर्ट क्लाइव की रची हुई एक बेहद क्रूर साजिश थी। नवाब के अपने सेनापति मीर जाफर ने अपनी मातृभूमि से गद्दारी की। बंगाल के ताज के लालच में उसने अपनी सेना को आगे बढ़ने ही नहीं दिया और बस वहीं पूरे देश की आज़ादी का सौदा हो गया। इस प्लासी के धोखे के बाद ना असली लूट का खेल शुरू हुआ। रॉबर्ट क्लाइव की डायरी का ये हिस्सा देखिए। जब क्लाइव मुर्शिदाबाद के शाही खजाने में घुसा तो उसने खुद लिखा था कि वो सोने, चांदी और हीरे जवाहरात के बड़े बड़े ढेरों के बीच से गुजर रहा था। खजाने में इतनी दौलत थी कि उस वक्त का पूरा लंदन शहर भी उसके सामने फीका पड़ जाए। सोचिए, ये कोई मामूली जीत नहीं थी, ये एक देश की सदियों की कमाई पर सीधा डाका था। इस लूट का स्केल क्या था, इसे समझने के लिए बस इस नंबर को देखिए, 100। दस्तावेजों में साफ दर्ज है कि बंगाल के खजाने से सोना चांदी निकालकर एक या दो नहीं बल्कि पूरी 100 बड़ी बड़ी नावों में भरा गया और फिर वो गंगा नदी के रास्ते वहां से ले जाया गया। वो गंगा की लहरों पर तैरती 100 नावें असल में पीढ़ियों की वो मेहनत थी जो हमेशा के लिए उस धरती से दूर जा रही थी। ये उस अकल्पनीय आर्थिक लूट का एक बहुत ही जीता जागता सबूत है। भाग 2, लूट और अकाल का युग। पूर्ण लूट को कैसे कानूनी जामा पहनाया गया। अब बात करते हैं 1765 की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गए तो ये लूट सिर्फ चोरी नहीं रही, इसे कानूनी मान्यता मिल गई। जो कंपनी सिर्फ व्यापार करने आई थी वो अब एक बेहद क्रूर सरकार बन चुकी थी। अब इन आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है वो ये है कि कैसे टैक्स को ही एक हथियार बना दिया गया। पुराने राजा अपनी जनता से लगभग 10% टैक्स लेते थे और बदले में उनकी सुरक्षा करते थे। अकाल पड़ने पर अपने अनाज के गोदाम खोल देते थे। लेकिन दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी को देखिए, उन्होंने टैक्स सीधा 50% से भी ऊपर कर दिया। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सूखा पड़ा है या बाढ़ आई है। जो लगान नहीं दे पाता उसे कोड़े मारे जाते। वो व्यापारिक संस्था अब पूरी तरह से एक बेरहम टैक्स वसूली मशीन बन चुकी थी। और इस निर्मम व्यवस्था का सबसे खौफनाक नतीजा दिखा 1770 के अकाल में। 1769 में भयंकर सूखा पड़ा था। स्रोत बताते हैं कि जब खेतों में फसलें सूखकर बर्बाद हो रही थीं, तब कंपनी के गोदाम अनाज से खचाखच भरे हुए थे। पर क्या वो अनाज भूखी जनता को राहत के लिए दिया गया? बिल्कुल नहीं। वो अनाज उन्हीं भूखे लोगों को मनमाने और ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था। और हद तो तब हो गई जब कंपनी ने उन बचे खुचे मरणासन्न लोगों पर राहत देने की बजाय 10% टैक्स और ठोक दिया। इस खौफनाक आंकड़े पर जरा गौर कीजिए, 1 करोड़। जी हाँ, 1770 के उस भयानक दौर में जान गंवाने वालों की ये संख्या है।
ये उस समय बंगाल की आबादी का पूरा 1/3 हिस्सा था। इतिहासकार इसे कोई प्राकृतिक आपदा नहीं मानते, इसे सीधे तौर पर लालच से पैदा हुआ एक मानव निर्मित नरसंहार माना जाता है। जहां कुदरत की मार तो थी ही, लेकिन हुक्मरानों ने भी इंसानियत का पूरी तरह से गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भुखमरी के इस दुष्चक्र को पक्का करने के लिए खेती में भी जबरदस्त बदलाव किए गए। किसानों को मजबूर किया गया कि वे गेहूं और धान जैसी खाने की चीजें उगाना बंद कर दें। इसके बदले उन पर नील और अफीम जैसी नकदी फसलें उगाने का भारी दबाव डाला गया। क्यों? क्योंकि इनसे कंपनी को मोटा मुनाफा होता था। जिस जमीन से लोगों का पेट भरता था, वहां अब ऐसी जहरीली फसलें बोई जा रही थीं जिनसे पेट तो नहीं भरता, लेकिन कंपनी की तिजोरियां जरूर भर रही थीं। भाग 3, कपड़ा उद्योग की बर्बादी। एक बेजोड़ और ऐतिहासिक हुनर की हत्या। खेती को पूरी तरह तबाह करने के बाद अगला निशाना बना भारत का वो शानदार हुनर जिसका पूरी दुनिया में डंका बजता था। ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक शिफ्ट नहीं था, ये सदियों से चले आ रहे एक कमाल के कौशल की सोची समझी हत्या थी। इस हुनर की मिसाल देखिए, ढाका की मलमल। इसे वोवन विंड या बुनी हुई हवा भी कहा जाता था। ये कपड़ा इतना बारीक, इतना महीन होता था कि पूरी की पूरी 6 गज की साड़ी एक छोटी सी अंगूठी के आर पार निकल जाती थी। उस वक्त ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट के 25% हिस्से पर अकेले भारतीय बुनकरों का राज था। उनके कपड़े इतने बेहतरीन थे कि खुद ब्रिटेन के कारखाने बंद होने की कगार पर आ गए थे। और ये जो टैक्स का अंतर है ना, ये बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है कि कैसे फ्री ट्रेड या मुक्त व्यापार के नाम पर कितना बड़ा पाखंड रचा गया था। जब भारतीय कपड़ा ब्रिटेन जाता था तो उस पर 80% तक का भारी भरकम टैक्स थोप दिया जाता था ताकि वो वहां बिक ही ना सके। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटेन का मशीनी कपड़ा बिना किसी टैक्स के यानी 0% ड्यूटी के साथ भारत में आ रहा था। इस चक्रव्यूह ने एक बहुत बड़े निर्यातक देश को एक ऐसे मजबूर बाजार में तब्दील कर दिया जहां लोगों को अपनी ही खेतों की कपास से बना हुआ कपड़ा वापस 10 गुना ज्यादा दाम पर खरीदना पड़ रहा था। जब इन आर्थिक नीतियों से भी भारतीय कला पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीधे तौर पर शारीरिक हिंसा का सहारा लिया। ऐतिहासिक स्रोत इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सच को दर्ज करते हैं कि कंपनी के लोग गांव-गांव जाकर करघे तोड़ देते थे, कारीगरों के घर जला दिए जाते थे, और सबसे अमानवीय काम जो किया गया वो ये कि उन बेमिसाल बुनकरों के अंगूठे तक काट दिए गए ताकि वो ना तो फिर कभी काम कर सके और ना ही अपना ये हुनर आने वाले किसी पीढ़ी को सिखा सकें। इस क्रूरता का अंजाम क्या हुआ, ये 1834 में खुद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के इन शब्दों में साफ झलकता है। उन्होंने माना था कि भारत के मैदान सूती बुनकरों की हड्डियों से सफेद हो गए हैं। ढाका, मुर्शिदाबाद और सूरत जैसे वो बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र जहां कभी जबरदस्त रौनक हुआ करती थी, वो अब पूरी तरह से बेरोजगारी और भुखमरी के खौफनाक कब्रिस्तानों में बदल चुके थे। भाग 4, 1857, विद्रोह की पहली आग। पीड़ा का एक ऐसा विस्फोट जिसका होना तय था। दशकों तक सहे गए इस असीम दर्द और गुस्से को तो एक न एक दिन फटना ही था। आइए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि ये विद्रोह कैसे आगे बढ़ा। 1857 में मंगल पांडे की बगावत से जो चिंगारी उठी, उसने मेरठ से लेकर दिल्ली तक पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। किसानों से लेकर वो कटे हुए अंगूठे वाले बुनकर तक सबने हथियार उठा लिए। इस प्रचंड प्रतिरोध का असर इतना गहरा था कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज ही खत्म कर दिया गया। हालांकि ये संघर्ष का अंत नहीं था। आने वाले दशकों में जलियांवाला बाग जैसे दिल दहला देने वाले इम्तिहान अभी बाकी थे। 1857 के उस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने जिस क्रूरता की हदें पार की, उसे इतिहास में डेविल्स विंड कहा जाता है। दहशत का माहौल बनाने के लिए विद्रोहियों को तोपों के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे किनारे मीलों तक पेड़ों पर लाशें टांग दी गईं। इस निर्मम प्रतिशोध का बस एक ही मकसद था, लोगों के दिलों में एक ऐसा गहरा खौफ पैदा कर देना कि वो फिर कभी पलटकर सिर उठाने की हिम्मत न कर सकें। 1858 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह सीधे ब्रिटिश क्राउन ने ले ली। लेकिन तथ्य एकदम साफ बताते हैं कि लुटेरा जरूर बदल गया था, मगर लूटने का वो सिस्टम बिल्कुल वही रहा। बल्कि अब तो ये लूट और भी ज्यादा व्यवस्थित हो गई थी। उदाहरण के लिए ये जो रेलवे का जाल बिछाया गया, ये आम नागरिकों की सुविधा के लिए नहीं था।
इसका असली मकसद था भारत के दूर दराज के गांवों और खेतों से अनाज और कच्चे माल को बहुत तेजी से बंदरगाहों तक खींच कर ले जाना, ताकि वहां से उसे सीधा ब्रिटेन भेजा जा सके। भाग 5, जलियांवाला बाग की पीड़ा। एक ऐसा नरसंहार जिसने पूरी दुनिया की अंतरात्मा को झकझोर दिया। 20वीं सदी में आते आते ये ऐतिहासिक सफर एक बेहद काले दिन पर आकर ठहरता है। 13 अप्रैल 1919, अमृतसर। जलियांवाला बाग में बैसाखी का दिन था। निहत्थे थे लोग, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे, बड़ी शांति से वहां इकट्ठा हुए थे। वो एक ऐसे मैदान में थे जहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक छोटा सा संकरा रास्ता था। स्रोत बताते हैं कि बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी गईं और ये पूरे 10 मिनट तक लगातार चलता रहा, जब तक कि उनकी गोलियां खत्म नहीं हो गईं। जान बचाने के लिए लोग कुएं में कूदते रहे। वो जगह एक ऐसी त्रासदी का गवाह बन गई जिसे शायद ही कभी शब्दों में बयां किया जा सके। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस भयानक नरसंहार के पीछे आखिर मानसिकता क्या थी। जनरल डायर के इस बयान को देखिए। उसने साफ कहा था, मैं पूरे भारत को डराने गया था। लेकिन खौफ पैदा करने की उसकी ये कोशिश पूरी तरह उल्टी पड़ गई। उस बाग की मिट्टी में जो खून बहा, उसने डर को नहीं बल्कि एक नए इनकलाब को जन्म दिया। वहीं से भगत सिंह और उधम सिंह जैसे उन नए क्रांतिकारियों के बीज बोए गए जिन्होंने आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल दी। भाग 6, आज़ादी और नई उड़ान। 2 सदी की असीम लूट की राख से उठकर फिर से खड़ा होना। 200 सालों की वो बेड़ियों वाली गुलामी, वो भीषण अकाल, करोड़ों मौतें और अकल्पनीय लूट, इन सब के बाद आखिरकार वो दिन आया जिसने इतिहास की धारा को मोड़ दिया। 15 अगस्त 1947 का वो संकल्प उसी गहरे दर्द की राख से उभरकर सामने आया था। आज की इस चर्चा के अंत में ये एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या कोई देश सिर्फ डर से मर सकता है? इन ऐतिहासिक दस्तावेजों से हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो यही है कि इतनी सारी कोशिशों, इतनी क्रूरता और विभाजन के बावजूद यहाँ के लोगों के उस अदम्य साहस को कभी लूटा नहीं जा सका। इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बावजूद भी इसी जज्बे और लचीलेपन ने ये सुनिश्चित किया कि वो सोने की चिड़िया एक बार फिर से उड़ान भरे। ये इतिहास सिर्फ अतीत नहीं है, ये हमें सिखाता है कि जब इरादे मजबूत हों तो किसी भी हालात से वापस उभरा जा सकता है।